हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा टॉपिक है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज पार्ट 4 है, जिसमें कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये कोर्स है, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। जितने भी फूड लॉज हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने डालने की कोशिश की है, जो मुझे जितने मैं लेके आ पाई हूँ। तो कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए थे जिनकी आज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, कमिंग टू अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। Which of these are responsible for the implementation of FSSAI? FSSAI के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस FSSAI के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 4 ऑप्शंस हैं। Option 1 is Ministry of Health and Family Welfare. Option 2 Ministry of Food Processing Industries. Option C Department of Agriculture and Cooperation. And option 4 is Directorate General of Health Services. करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो एजेंसी है, वो मिनिस्ट्री है जो कि FSSAI का इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। The Ministry of Health and Family Welfare is an Indian government ministry charged with health policy in India. इंडिया में हेल्थ पॉलिसी का चार्ज इसी के पास में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। फैमिली प्लानिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक हमारे दो वाला एक प्रोग्राम था, इस तरीके के फैमिली के और हेल्थ के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हीं के द्वारा वो रेगुलेट किए जाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होल्ड्स कैबिनेट रैंक एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का मेंबर होता है, कैबिनेट रैंक का मेंबर होता है एक, जो कि मिनिस्टर्स का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। एजेंसीज इन्वॉल्व्ड बिहाइंड प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन दैट इज अ रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया अंडर ऑर्डर 2003। कौन कौन सी एजेंसी है या कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन करती है इंपोर्ट का? ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड ऑप्शन डी इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। वर्ड से ही आप समझ सकते हैं प्लांट क्वारंटाइन, इसके बारे में पूछा गया है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड है। इसे आप एक तरीके से अनुमान लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और इनके लिए याद होना क्वेश्चंस का ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 की, तो द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डर इज टू इंश्योर प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स व्हेन इंपोर्टिंग प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। ये इंपोर्ट को रेगुलेट करता है। जो प्लांट्स हैं बाहर से जो इंपोर्ट होके आ रहे हैं,
या कोई भी प्लांट का प्रोडक्ट है जो कि बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है, तो उसका क्वारंटाइन इंश्योर करने के लिए, क्वारंटाइन के जो मेजर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये एजेंसी वर्क करती है। No category of plant materials shall be allowed to be imported from countries listed in Schedule 4. अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल 4। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगली चीज़ को मैं डिस्क्राइब डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो एरिया आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Standards on Weight and Measurement Act 1976 comes under। Standards on Weight and Measurement Act 1976 है, वो किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है डी जो कि करेक्ट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इसके अंडर आता है स्टैंडर्ड्स ऑन वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। The Standard of Weights and Measure Act 1976 was enacted to establish standards of weights and measures to regulate interstate trade or commerce in weights, measures and other goods which are sold or distributed by weight, measures or number, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto। जो भी वेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका मेज़रमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो वेट से रिलेटेड चीज़ों को मैनेजमेंट करना होता है वो यही स्टैंडर्ड्स ऑन वेट एंड मेजरमेंट एक्ट के अंडर किया जाता है और इसको भी लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया है। Coming to our next question, question number 4. Which of the following is not critical factor in the growth of dangerous foodborne bacteria? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि क्रिटिकल फैक्टर नहीं है डेंजरस फूडबॉर्न बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए? फूडबॉर्न बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं और उनको एक सुटेबल टेम्परेचर, टाइम, मॉइस्चर, एल्टीट्यूड, जो भी चीज़ें आपके ऑप्शंस में दी हुई हैं उनको चाहिए होती है। तो आपसे पूछा ये है कि ये जो दिया गया है टेम्परेचर, टाइम, मॉइस्चर, एल्टीट्यूड, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि क्रिटिकल फैक्टर नहीं है फूडबॉर्न बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए? कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसके बिना ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो आपके जो ऑप्शंस है टेम्परेचर, टाइम, मॉइस्चर और एल्टीट्यूड, इनमें से अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एल्टीट्यूड। और गाइज जब तक मैं आंसर बताती हूँ आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर निकालने की कोशिश करिए और चेक करिए कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। बाद में आंसर तो मैं बताऊंगी और डिस्क्राइब भी करूंगी कि वो आंसर क्यों है। तो जो एल्टीट्यूड है ये क्रिटिकल फैक्टर नहीं है फूडबॉर्न बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए। बाकी टेम्परेचर, टाइम, मॉइस्चर ये क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। अगर टेम्परेचर या मॉइस्चर यहाँ पे इनको जितना चाहिए थ्रेशोल्ड वैल्यू वो नहीं मिलेगी तो ये प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन एल्टीट्यूड एक ऐसा फैक्टर है जिसके बिना ये ग्रो कर सकते हैं। फूडबॉर्न इलनेस दैट इज कॉमनली नोन एज फूड पॉइजनिंग, जो फूडबॉर्न बैक्टीरिया होते हैं ये फूड पॉइजनिंग करवा देते हैं।
and is often caused by consuming food contaminated by bacteria or their toxins. ये फूड को कैसे कंटेमिनेट करते हैं? या तो ये डायरेक्टली उसको कंटेमिनेट कर देते हैं या फिर अपने टॉक्सिन्स डाल देते हैं फूड में, जिससे कि फूड कंटेमिनेटेड हो जाता है और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है. Contaminated food and beverages sicken an estimated 48 million population each year. The 5 bugs most likely to cause an outbreak like norovirus, salmonella, clostridium, E. coli and campylobacter. उम्मीद है आप सभी ने ये सारे नाम ज़रूर सुने होंगे, बहुत कॉमन से नेम हैं और सबसे ज़्यादा ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following bacteria are responsible for causing the greatest number of foodborne illness? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सबसे ज़्यादा फूडबॉर्न इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा नंबर में वो रिस्पॉन्सिबल है. आपके दिए गए ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी सैल्मोनेला, ऑप्शन सी बोट्युलिज्म एंड ऑप्शन डी इज लिस्टेरिया. अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई. ई कोलाई आर मोस्टली हार्मलेस बैक्टीरिया. ज़्यादातर ये हार्मलेस होते हैं, बहुत कम हार्म पहुंचाते हैं क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में भी रहते हैं. दैट लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स एंड इवन दे कंट्रीब्यूट टू इंटेस्टाइनल हेल्थ. सो व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूडबॉर्न इलनेस? क्यों ये फूडबॉर्न इलनेस करवा देते हैं? ऐसा इसलिए eating or drinking food or waste water contaminated with certain type of E. coli. ऐसा कोई भी फूड या वाटर जो किसी भी प्रकार के E. coli के स्ट्रेन से संक्रमित है, अगर आपने उसको लिया तो क्या होगा? The type of E. coli can cause mild to severe gastrointestinal illness. आपके gastrointestinal illness को कॉज कर देगा. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब है पेट और जो आपकी आते हैं दैट इज इंटेस्टाइन है उससे रिलेटेड इलनेस कॉज करता है. कुछ होते हैं जैसे कि इलनेस कॉजिंग इकोलाई होते हैं वो बहुत सीवियर टाइप की डिसीज़ भी कॉज कर सकते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो कि माइल्ड सिम्टम्स वाली डिसीज़ को कॉज करते हैं. Next question, question number 6. When it comes to food safety, which of the following is the best material for a cutting board? कटिंग बोर्ड सभी ने ज़रूर देखा होगा, शायद सभी के घर में होगा. कुछ इस तरीके से होता है. कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड भी इसको बोलते हैं, जिसपे कि आप जो सब्जियां हैं उनको कट करते हैं, चॉप करते हैं. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कटिंग बोर्ड होता है या जो चॉपिंग बोर्ड होता है उसके लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है? किस चीज़ से अगर आप चॉपिंग बोर्ड को बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी प्लास्टिक और एक्राइलिक, ऑप्शन सी ग्लास एंड ऑप्शन डी वेल्क्रो. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कटिंग बोर्ड को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सेफ है? करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज प्लास्टिक और एक्राइलिक. प्लास्टिक से बने हुए जो कटिंग बोर्ड्स होते हैं उनको सेफ माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो वुड है, लकड़ी है, ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि बहुत पोरस होते हैं, इनमें बैक्टीरिया वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. ग्लास ऐसी चीज़ होती है जिसपे कि रिस्क हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए प्लास्टिक को बेस्ट माना जाता है कि इससे अगर आप कटिंग बोर्ड बनाते हैं तो चांसेस हैं आपका फूड काफ़ी सेफ रहेगा.
ये नॉन पोरस सरफेस होती है एंड नॉन पोरस सरफेसेस लाइक प्लास्टिक और ग्लास आर इजियर टू क्लीन दैन वुड। इनको क्लीन करना भी बहुत आसान होता है एंड दीज आर बेटर इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी। वुड इज नेचुरली पोरस, वुड तो नेचर ही वुड का होता है पोरस एंड दोज टाइनी फिशर्स एंड ग्रूव्स इन वुडन कटिंग बोर्ड्स कैन हार्बर बैक्टीरिया। अब जो पोर्स होते हैं वुड में वो बैक्टीरिया को स्थान दे सकते हैं, बैक्टीरिया उनमें ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए प्लास्टिक या ग्लास को यूज़ करते हैं। लेकिन ग्लास भी रिस्की हो सकता है, इसीलिए ग्लास पे प्लास्टिक को प्रेफर किया जाता है। तो अगर आपको कहीं पे प्लास्टिक और ग्लास एक साथ में मिल जाते हैं तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे, लेकिन अगर आपको ग्लास और प्लास्टिक में से किसी एक को चूज करना है तो आप प्लास्टिक को चूज करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is a disadvantage of food processing? फूड प्रोसेसिंग एक प्रोसेस होती है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उस फूड प्रोसेसिंग का डिसएडवांटेज क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग ऑफ फूड लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन सी। एक कैनिंग की प्रोसेस होती है, उससे विटामिन सी का लॉस हो सकता है। ऑप्शन बी इज processed food adds empty calories to food constituting junk। जो processed food होता है वो empty calories को ऐड कर सकता है, जिससे कि जंक मटेरियल बन सकता है, जिनको कि हम लोग जंक फूड बोलते हैं। ऑप्शन सी है, सम केमिकल्स मेक द ह्यूमन एंड एनिमल सेल्स ग्रो रैपिडली विच इज़ अनहेल्दी। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल सेल्स को बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। और आप सभी को पता है अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो वो कैंसर को भी कॉज कर सकती है। और ऑप्शन 4 है, ऑल ऑफ दी मेंशन। तो फूड प्रोसेसिंग के डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो आपके जो गिवन ऑप्शंस हैं ये सारे ही ऑप्शंस फूड प्रोसेसिंग के डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है हर बार में यही होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फूड प्रोसेसिंग का डिसएडवांटेज हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी मेंशन। तो बेटर टाइप ऑफ अगर हम बात करते हैं तो जितने भी गिवन ऑप्शंस हैं वो सारे ही यहाँ पर सही हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर द फूड इंडस्ट्री? फूड इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस को किस पैरामीटर पर मापा जाता है? परफॉर्मेंस का कौन सा पैरामीटर है? 4 ऑप्शंस हैं। Option A is hygiene, option B is labor used, option C hygiene and labor used and option D is none of the mentioned। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इज अ वेरी एक्यूरेट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हाइजीन एंड लेबर यूज्ड ये दोनों ही परफॉर्मेंस के पैरामीटर होते हैं। कितना ज़्यादा हाइजीन है और लेबर यूज़ कैसा है, ये पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। हाइजीन एंड लेबर यूज्ड आर बोथ परफॉर्मेंस पैरामीटर, और इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि फूड इंडस्ट्री में हाइजीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जितना ज़्यादा हाइजीन होगा उतना ही ज़्यादा सेफ्टी होगी। अब आप सोचिए अगर किसी कंपनी में कोई फूड प्रोडक्ट बना है और वो मार्केट में पहुंचा, उसने डिसीज कॉज की, हाइजीन नहीं था उस फूड में, तो क्या उस कंपनी को एक सपोर्ट मिलेगा? जो सोसाइटी है वो उस कंपनी को लेना पसंद करेगी? नहीं लेगी, तो कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। साथ ही साथ लेबर यूज़ भी बहुत ज़्यादा, हाइजीन एंड लेबर यूज़ दोनों ही परफॉर्मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 9, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1, एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस कन्वर्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फॉर्म्स। जो एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होती हैं वो क्या करती हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देती हैं। और स्टेटमेंट 2 है, एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस आर नॉन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये जो एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होती हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती हैं। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस कन्वर्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू बायोडिग्रेडेबल फॉर्म्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस आर नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाता है। तो इनको मिला के अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Coming to our next question, that is question number 10. Question is, bacteria and yeast can option A grow with or without air, option B need humid or warm conditions to grow, option C need more moisture than molds, and option D all the mentioned statements can be used to fill the blanks. तो जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं ये एयर के साथ में भी ग्रो कर सकते हैं और विदाउट एयर भी ग्रो कर सकते हैं। इनको ह्यूमिड कंडीशंस भी चाहिए होती हैं, वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस, और इनको मॉइस्चर भी चाहिए होता है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि मोल्ड से ज़्यादा मॉइस्चर इन्हें चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए बहुत करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि ये विद और विदाउट एयर ग्रो कर सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी एक्ट्स आर रिपील्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा कितने एक्ट्स को रिपील किया गया है। तो यहाँ पे आता है ऑप्शन डी, दैट इज 8 एक्ट्स हैं जिनके मैं नाम बताना चाहूँगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। पहला एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो कि 1954 का है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं अगर आपके पास में नोटबुक है क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप नोट कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहला एक्ट जो है वो है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। दूसरा है द फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955। तीसरा एक्ट है द मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। चौथा है द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल एक्ट 1947। फिफ्थ है द एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998। सिक्स्थ एक्ट है द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, de-oiled meal and edible flour control order 1967। सेवेंथ एक्ट है द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 एंड एट्थ एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एसेंशियल कमोडिटीज इन रिलेशन टू फूड। तो ये एक्ट हैं 8 एक्ट्स जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा रिपील किए गए हैं। So thank you very much everyone for watching this session. Follow करिए ITLS Academy को on Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp and LinkedIn.
सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल ITLS Academy को और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। आप ITLS Academy के ऐप को भी Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450, or you can also visit our website www.itlsacademy.com. So thank you very much everyone. Thank you for watching. And अगर कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड या कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।